नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में। इसका पूरा विश्लेषण आज हम करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है, शुरुआत किसने की है और इसका आधार क्या है, इनकी क्या डिमांड है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इनकी डिमांड को क्यों रद्द कर रहा है। सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत कब हुई है, यानी सरकार ने इसके बारे में क्या प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कब रद्द किया है। देखिए, इसके प्रयास पहले भी हुए हैं, 2011 में, 14 में कई बार प्रयास हुए हैं। अभी वर्तमान की बात करें, 4-5 साल पहले की बात करें तो 2018 में बीजेपी सरकार ने, यानी फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार ने प्रयास किया तो मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण देने वाला जो विधेयक था उसे महाराष्ट्र विधानमंडल में पारित किया, पास करवाया। इसके बाद में 2019 में जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया तो उन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन करके जो 16% का जो आरक्षण था उसे घटाकर 12 और 13 किया। इसके बाद में जब 2021 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि भी कोई भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके बाद से वर्तमान में सितंबर के महीने से ये आंदोलन चल रहा है और ये काफ़ी बड़ा रूप ले चुका है। अब देखिए, इसके बारे में और भी जानकारी है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मराठा आंदोलन कर रहे हैं तो मराठा होते कौन है, ये मराठा कौन है, ये किस कैटेगरी में आते। देखें, ये मराठा जो है, मराठों में जमींदार और किसान के अलावा अन्य लोग भी शामिल किए जाते हैं। बात क्लियर है आपको। इसके बाद महाराष्ट्र में मराठाओं की जो आबादी है वो 33% के आसपास है। ठीक, 33%, एक तिहाई के आसपास। अब ज़्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी मराठा मराठी भाषी हों। ये बात क्लियर है आपको। देखें इसमें, अब 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद में अब तक लगभग 20 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनमें से 12 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। ठीक, तो मराठा काफ़ी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और देखिए इसमें मौजूदा आपके जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे, वो भी मराठा है। ठीक, वो भी मराठा है, तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आगे और भी है कि क्या मांग कर रहे हैं जो आपके मराठा हैं, उनकी डिमांड क्या है, तो उनका आरक्षण जो मांग रहे हैं तो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। देखिए, जो मराठा आरक्षण को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन चल रहा है, तो बेसिकली ये लोग मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो हम मराठा हैं उनको ओबीसी में शामिल किया जाए। ठीक, अब देखें इसमें इसका आधार क्या है। तो ओबीसी में शामिल, बेसिकली ये अभी जो मराठा है वो ओबीसी में शामिल नहीं है, क्योंकि ओबीसी में कौन आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें बैकवर्ड नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि भैया ये जो मराठा हैं ये बैकवर्ड नहीं है, ये पिछड़े नहीं है, इसलिए इन्हें ओबीसी में शामिल करना ठीक नहीं है। तो उनकी डिमांड यही है कि हमें आप ओबीसी में शामिल करो। तो ओबीसी में शामिल क्यों करो, उसका आधार आपके सामने है कि मराठवाड़ा क्षेत्र, जो आपका मराठवाड़ा क्षेत्र है, वो पहले महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले तत्कालीन हैदराबाद रियासत में शामिल था। यानी जो आपका मराठवाड़ा शहर जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में शामिल होने के पहले ये बोल रहे हैं कि ये हैदराबाद रियासत में शामिल था। ठीक, और क्या आगे देखें, 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक, यानी 1948 तक निजाम का शासन था, तो शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था। जो आपके निजाम थे तो उनका शासन था 1948 तक, तो उनके शासन में क्या लिखा इसमें, तो होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था। और वर्तमान में जो कुणबी हैं वो ओबीसी होते थे। क्या लिखा इसमें, और ये ओबीसी थे। ठीक, तो उन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। तो वो बोल रहे हैं कि हमें कुणबी माना जाए और हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो इन्होंने बेस क्या लिया है, 1948 तक जो निजाम का शासन था और उसमें जो कुणबी थे वो ओबीसी थे, तो इस प्रकार से उन्होंने इसको बेस बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए लिखा है कि कुणबी होते कौन है जिनका उन्होंने बेस लिया है। तो कुणबी कौन होते हैं, तो कुणबी बेसिकली खेती बाड़ी से एक जुड़ा समुदाय है जो बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं, है ना, बैकवर्ड क्लास में आते हैं। कुणबी जाति के लोग जो होते हैं वो सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण इन्हें मिलता है। तो बेसिकली जो मराठा हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, कुणबी को मिलता है। तो इन्होंने अपने आप को कुणबी से जोड़ा है 1948 के पहले से, तो उन्होंने बेस वहां से लिया है।
और ये बोल रहे हैं कि चूंकि हम लोग कुणबी हैं इसलिए हमें कुणबी में शामिल किया जाए और हमें ओबीसी के आधार पर हमें आरक्षण दिया जाए। बात क्लियर है? चलिए, तो जो कुणबी हैं उन्हें वर्तमान में आरक्षण मिल रहा है कहाँ कहाँ पर? सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे आपके जो वर्तमान में जो उनके जो नेता हैं, जो अभी आंदोलन चल रहा है उसको जो नेता हैं वो आपके हैं मनोज जरांगे। ठीक, तो उन्होंने अपना ये अनशन शुरू किया है आरक्षण को लेके। उन्होंने कहा कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। ये बात अब क्लियर है आपको? अब देखें मराठाओं की आर्थिक स्थिति एक बार समझे आप पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुणबी में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्टिकल 16 में साफ कहा गया है कि जो आपके बैकवर्ड क्लास है उसे सामाजिक और शैक्षणिक अगर वो पिछड़ा है उसके आधार पर ही उसे आरक्षण मिलेगा। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि जो मराठा है वो बैकवर्ड नहीं है, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा आर्थिक रूप से आरक्षण का कोई ऐसा वर्णन संविधान में नहीं है। तो मराठा प्रयास कर रहे हैं कि हमें ओबीसी में शामिल कुणबी के माध्यम से किया जाए। यहां तक कहानी क्लियर है आपको? अब हम बात कर रहे हैं कि क्या मराठा वास्तव में पिछड़े हैं, उनकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वाकई में पिछड़ी है। देखें तो मराठाओं की आर्थिक स्थिति, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए जो मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का करीब 30% है, काफी बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये है। सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका आधार क्या है? एक रिपोर्ट आपको सामने पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में साल 2018 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी SBCC, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि एक रिपोर्ट बताती है, मतलब SBCC की एक रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में करीब 37.28% मराठा गरीबी रेखा यानी BPL से नीचे आते हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज है ये, 37.28%। ये BPL के नीचे आते हैं मराठा महाराष्ट्र में। इस समुदाय के 76.86% परिवार कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर है, काफी गरीब है, कृषि पर डिपेंड है ना, उनका जीवन कृषि पर चलता है। और 2013 से 18 तक यानी 5 सालों में 23.56 यानी करीब 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने आत्महत्या करी है। आप समझ पा रहे हैं 2013 से 18 तक जो इस समुदाय के किसान हैं उनमें से 2152 किसानों ने आत्महत्या करी है। और उनका जो आत्महत्या है उसका आधार है कर्ज, कारण है कर्ज और फसल की बर्बादी। तो इस रिपोर्ट से ये प्रूफ होता है कि जो मराठा समुदाय है काफी पिछड़ा हुआ है, उसे आरक्षण की सख्त आवश्यकता है। देखें अब इसके पहले हम बात करें कि इसके पहले कब कब प्रयास हुआ है और किसने क्या क्या प्रयास किया है। 2014 में जब उस समय मुख्यमंत्री आपके थे पृथ्वीराज चव्हाण, तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में इन्होंने सरकार बनाई थी। तो उन्होंने इसके विषय में 14 में चुनाव से पहले, तत्कालीन चुनाव के पहले ही बात हो रही है, चुनाव समय हुए नहीं थे, तो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। लेकिन 14 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी शिवसेना की सरकार, देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री बन गए। तो इनकी सरकार ने एक प्रयास किया। तो जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, फडणवीस की सरकार में MG गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या प्रयास किया कि इन्होंने MG गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। उसे कहा गया कि आप पूरे MP में, पूरे मध्य प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र में अध्ययन करिए, सर्वे करिए और रिपोर्ट पेश करिए कि भाई मराठाओं की कंडीशन क्या है, क्या उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है और कितना % आरक्षण उन्हें देना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इसकी सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड क्लास थी,
एक्ट के विशेष प्रावधान के तहत, यानी कि पूरे एक्ट, ये एक्ट का नाम क्या है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनको आरक्षण किस एक्ट के तहत दिया गया, तो आंसर क्या होगा आपका, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के तहत के प्रावधानों के तहत इन्हें आरक्षण देने का को आरक्षण दिया गया। अब देखिए हुआ क्या, जब फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए फडणवीस की सरकार में मराठाओं को 16, इनकी सरकार में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया, ये इसको बिल को पास कर दिया गया। अब हुआ क्या, इसके बाद में ये मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस 16% को कम किया, और क्या किया उन्होंने, कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% इसे कर दिया गया। ठीक, तो 16 को कम कर दिया, आपको 16 था उसे कम कर 13 किया गया आपको सरकारी नौकरियों में, और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया गया। ये परिवर्तन किया किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में। इसके बाद में 2021 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। और इन्होंने क्यों रद्द किया, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने अपने रद्द करने में तीन बातें बोली। सबसे पहला बोला कि मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। देखिए बात समझे कि अपने संविधान में एक आर्टिकल है 16, आर्टिकल 16, उसमें कहा गया है कि अपने समाज में, अपने भारत देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए, सिर्फ उसी को ही आरक्षण देने का प्रावधान है। आर्थिक रूप से अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे आरक्षण देने का आधार नहीं है। तो चूंकि मराठाओं को अगर आरक्षण दिया जाता तो उसका एकमात्र उस समय आधार था कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, और आर्थिक रूप से कमजोर का ऐसा कोई प्रावधान अपने संविधान में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ठीक, तो पहला ये बात उन्हें बोली कि भाई आर्थिक रूप से देना संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अगर ये मराठा आंदोलन दिया जाता तो आपका जो होता क्या है कि हर राज्य में आरक्षण की 50% की सीमा तय है, उसके ऊपर अगर कोई राज्य आरक्षण दे रहा है तो वो इलीगल है, वो असंवैधानिक है। तो अगर मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया तो वो राज्य की 50% की जो आरक्षण लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, और ऐसा करना किसी राज्य का अधिकार नहीं है, इसी कारण से इसे रद्द किया जाता है। तीसरी बात उन्होंने बोली है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें, वे सिर्फ केंद्र से ही सिफारिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को यह अधिकार नहीं है, राज्य सिर्फ केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं कि भैया इनको आप उसमें शामिल करें, फिर केंद्र इस पर विचार करेगा और उसके बाद में शामिल करेगा अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग रहा तो। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अपने आधार दिए और उसके आधार पर इसे रद्द कर दिया। बात क्लियर है। अब देखें ये जो 50% का मामला है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये कैसे कहा, इसका आधार क्या है? इसका आधार है, ये आपके सामने है, इसका आधार है भैया इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी जो केस है ये आपकी इंदिरा साहनी है। तो जब सरकार ने 10% आरक्षण दिया था और जब राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से क्रॉस कर गई तो उन्होंने इसे चैलेंज किया और ये अपना जो था समय केस जीत गई थी। तो इंदिरा साहनी के आधार पर ही किसी राज्य में वर्तमान में 50% से ज़्यादा आरक्षण देना इलीगल माना जाता है। इन्होंने ही केस किया था और उनके ही पक्ष में फैसला आया था। उसी को आज हम बेस, जो आपका इसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बेस बनाता है। अब देखें क्या है इंदिरा साहनी केस, जिससे तय होता है कोटा, है ना, जो आपकी वर्तमान में 50% की लिमिट है, तो वो तय कैसे होती है, केस क्या था? 1991 में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर, इन्होंने क्या किया था 1991 में आर्थिक आधार पर जो कांग्रेस सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जो वर्तमान में है AWS। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी। जब ये 10% आरक्षण दिया गया सामान्य वर्ग को, तो इसके आधार पर इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। बाद में क्या हुआ, इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या
कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी राज्य में जो आरक्षण दिया गया है SC ST OBC को सबको, वो मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस केस में ये 50 से ऊपर जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और इंदिरा साहनी की जीत हुई। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, ऐसे कोई इसमें प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो तब से ये कानून बन गया, तब से इस केस के बाद में कानून बन गया कि किसी राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में या पहले जो भी राज्यों में डिमांड किया गया है, जैसे आपका राजस्थान में गुर्जर हैं, हरियाणा में जाट हैं, महाराष्ट्र में आपके मराठा हैं और गुजरात में पटेल हैं, इन सभी की मांगों को इसी आधार पर रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बात क्लियर है? तो आपकी ये किताब पे काफ़ी काम का है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान जो आंदोलन हो रहा है उसके नेता कौन है? उसके नेता है आपके मनोज जारांगे। ठीक, कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है उसके नेता कौन है, तो आपका आंसर होगा मनोज जारांगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि जो आपके मनोज जारांगे हैं कौन, इनका संबंध कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका इतिहास क्या है। देखिए, जो मनोज जारांगे हैं ये बेसिकली वर्तमान मराठा आंदोलन, मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारांगे के नेतृत्व में चल रहा है। मराठा मोर्चा है ना के संयोजक हैं ये, इनके ही नेतृत्व में ये चल रहा है। जारांगे ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठाओं के कुणबी समुदाय में शामिल कर देना चाहिए जो ओबीसी में आते हैं। ये पढ़ लिया हमने। मनोज जारांगे पाटिल पिछले करीब 13 वर्षों से इसकी डिमांड कर रहे हैं, 13 वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं ताकि आरक्षण मिल पाए। ठीक, वे एक समाज सेवी हैं और देखें, कहा जाता है कि मराठा आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। बहुत ही ईमानदार आदमी है ये। मनोज शुरुआत में कांग्रेस में थे, लेकिन विचार के मतभेद के कारण बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपना अपना शिवबा संगठन, पहले ये थे कांग्रेस में, तो वहां से अलग होने के बाद में इन्होंने खुद का संगठन जिसका नाम था शिवबा संगठन, शिवबा संगठन बनाया खुद का। इसके आधार पर ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक, तो भैया हमने ये पढ़ा है। तो बेसिकली जो आपका मराठा आंदोलन है इसका बेस क्या है, मराठा कौन होते हैं, इनकी डिमांड क्या है, ये क्या चाहते हैं, इन्हें किस आधार पर आरक्षण मिले, कितना आरक्षण मिले, और कुणबी जाति क्या है, सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन्हें क्यों रद्द कर रहा है वो भी हमने समझ लिया है। ठीक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। अब देखिए MPPSC की एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, हमारी वेबसाइट का नाम है arambclass.com। देखें जरा इसको, क्या है, आरंभ क्लासेस नहीं है, class.com। यहाँ जाइए, ऐसे आपको पेज खुलेगा, यहाँ पर 799 का आपका पैकेज है 1 ईयर का। इस पर क्लिक करिए, आपको बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज मिलने वाली है MPPSC प्री के लिए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है। अब देखें इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो सर्वाधिक हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है। 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमने कवर किए हैं, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद MPGK जो है, उससे MPGK से लगभग आपके 40+ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हमने 600 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो MP करंट अफेयर है, आपका जो करंट अफेयर है पूरे भारत का, वर्ल्ड का, MP का, सबको इसमें कवर किया गया है। यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो लगभग जो है बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, इसको परचेज करिए। 399 में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और 799 में ये पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। काफ़ी बेनिफिशियल है ना, तो इसको तुरंत परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो इतना हमने पढ़ लिया है, पढ़ते रहिए आप लोग। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।